बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मुझे पता है ये जो आज हम चर्चा करेंगे ये इतना इम्पोर्टेंट एक विषय बना रहा जब से जीएसटी आया कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रेडिट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं आप सबको पहले तो सल्यूट करता हूँ कि आपने इतने समय पेशेंस मेंटेन रखी। ये 6-7 साल से केस चलता रहा और इसका जजमेंट फाइनली 3 अक्टूबर 2024 को आ गया। ये केस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें रिस्पोंडेंट थे, वर्सेस जो चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इसमें एपिलेंट थे। इसमें डिफरेंट वैरायटी की डिस्कशन की गई इस पूरे जजमेंट में। मुझे पता है जजमेंट में लोगों का सुनने का इंटरेस्ट इसमें है कि क्या क्रेडिट हमारे को इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाउएवर दिस जजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड वेरियस इंपॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 17(5) clause C or D. It also revolves around the concept of constitutional validity of section 16 subsection 4. It also lays down multiple aspects of how to interpret a statute. So I believe this has been a remarkable judgment, a beautiful judgment to an extent. It allows us and open a new horizon of litigation. It gives you more comfort and it makes you feel that GST may be a basics of logics. Now let us come down to the judgment. I have created one synopsis of this, but before we go to the synopsis, let us understand the clause which is under subject. It is 17(5) C and D. As you can go through this clause, it says work contract service when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery, except where it is an input service for further supply of such work contract service. Important aspect is about two words. One is the other than plant and machinery, यानी कि आपको प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट इस केस में अलाउ हो जाएगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, दैट इफ यू आर अ सब कॉन्ट्रैक्टर and you are providing service to a main contractor, so then in that case your input shall not be disallowed for the main contractor. Here they do not want to break the credit chain. The next clause immediately after clause C is clause D. It says goods or service or both received by a taxable person for a construction of an immovable property. Again, it is other than plant or machinery. Here please I want you to target here, it is plant or machinery. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप सबके लिए, और इधर देखेंगे क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये एंड और में भी फर्क होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, पूरी जजमेंट इस एंड और पे रिवॉल्व करती रही। ध्यान से सुनिए, डी क्लॉज क्या कहता है, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट, इंक्लूडिंग व्हेन द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि अपने लिए बनाई गई बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग जिसको आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेंगे, इस बिल्डिंग को यहाँ पर कवर किया गया है और बताया गया है कि इनके क्रेडिट डिसअलाउड होंगे। जब हम ये ऐसा नेगेटिव लिस्ट वाला सेक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत तहे दिल से ध्यान रखना पड़ता है, वो है कि आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप नेगेटिव सेक्शन पढ़ रहे हैं। व्हेन यू आर रीडिंग अ नेगेटिव सेक्शन, तो नेगेटिव के अंदर अगर एक्सेप्शन आ जाए तो नेगेटिव के अंदर नेगेटिव, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, नेगेटिव में नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव।
यानी कि इस पूरे सेक्शन में अगर कहीं पर भी नेगेटिव के अंदर एक्सेप्ट या अदर देन लिखा है तो इसका मतलब उसका क्रेडिट आपको अलाउड है। अब यहाँ पर ध्यान से और सुनिए, इस पूरे सेक्शन के जब आप अंत में जाते हैं तो एक एक्सप्लेनेशन लिखी है जहाँ पर लिखा है व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by the foundation or structural support that are used for making the outward supply of goods or service or both, including such foundational structure but excludes land and building or any other civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डिफाइंड क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लीज़ मेरे ध्यान से सुनेंगे, प्लांट और मशीनरी डिफाइंड नहीं है। इसी पूरी जजमेंट पे यहाँ पर पूरा केस रिवॉल्व होता रहा और ये सफारी रिट्रीट्स का केस जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी एक समरी आपके सामने है। थोड़ा सा केस को ब्रीफली समझते हैं। ये केस की जजमेंट 3 अक्टूबर 2024 को आई। ये 4 अक्टूबर 24 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसकी समरी 4 अक्टूबर 24 से लेकर बना रहा था और आज तक मैं इसको इंटरप्रेट करते हुए आपके सामने बेस्ट इंटरप्रिटेटिव थॉट लाना चाह रहा था। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हमारा केस रिवॉल्व कर रहा है चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17(5)(c) एंड डी। 17(5)(c) एंड डी। यहाँ पर फैक्ट्स क्या कहते हैं, एक मॉल कंस्ट्रक्ट किया जिसको आपको लीज पे लेट आउट पे देना था। इसमें डिफरेंट आपके इनपुट के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मटेरियल, इनपुट्स और इनपुट सर्विस। मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट यहाँ पे आपके साथ ड्रॉ डाउन करी है जो आप देख सकते हैं कि जैसे सीमेंट, सैंड, स्टील, वायर्स, एस्केलेटर्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, ये सब हमारे इनपुट का एक पोर्शन होता है जिस पे जीएसटी लग रहा होगा। इसमें आपके पास सर्विसेज भी हो सकती हैं, लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज, और इनफैक्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी हो सकती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसी हो सकती हैं, लाइक आपकी स्पेशल टीम ऑफ इंटरनेशनल डिजाइनर्स। अब मॉल कंस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन ऑब्जेक्ट क्या था कि इस मॉल को लेट आउट किया जाएगा और इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। रेंटल सर्विस, लीजिंग आउट सर्विस, इसके तहत यहाँ पूरे सब्जेक्ट मैटर में 34 करोड़ का आईटीसी इन्वॉल्व था। और यहाँ लीगल क्वेश्चन क्या थे, लीगल क्वेश्चन था क्या 17(5)(d) कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, अल्ट्रा वायर्स है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ लॉ है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू द थॉट ऑफ जीएसटी एक्ट है, क्या ये क्रेडिट चेन ब्रेक करने के तहत बनाया गया है, क्या ये एक वायलेटिव प्रिंसिपल आर्टिकल 14 का है, आर्टिकल 19(1)(g) का है, आर्टिकल 300(a) का है, और इसी के तहत रिट ऑफ मैंडेमस लगाया गया। पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में आइशर मोटर्स का केस रेफर करते हुए 17(5)(d) को रीड डाउन कर दिया गया था और आईटीसी का वेरी पर्पस बेनिफिट अलाउ कर दिया था। और कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्टली बोला कि नैरो इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट वुड फ्रस्ट्रेट द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। आज आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 को कैसे चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड देन रेंटिंग, लीजिंग और लेटिंग आउट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देन सेलिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। हियर यू आर ट्रीटिंग द अनइक्वल्स एज इक्वल्स। आप एप्पल को बनाना से कंपेयर कर रहे हैं। These provisions are totally arbitrary, irrational and unreasonable. Here the case Bharat Sanchar Nigar Limited was also referred and was insisted to be applied where the dominant intention test was laid down. Dominant intention, क्या intention है लॉ को बनाने की। यहाँ पर आपको एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि नेचर ऑफ डिलीवरेबल क्या है। जब आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप ध्यान से सुनिए, आप एक डिफरेंट एग्जाम्पल से समझिए। लेट अस से आप एक लॉयर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मेरी एक रिट पिटीशन ड्राफ्ट कर दीजिए। हो सकता है वो रिट पिटीशन आपको प्रिंट करके एक कागज़ पे दे, हाउएवर दैट हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर माइट साउंड यू लाइक अ गुड्स,
but it is a legal and professional service. What is the dominant intention here? The work contract is a supply of service involving creation of immovable property, that is not supply of immovable property. Here immovable property is a characteristic, is artificial and non-existent. For challenging the Article 14, you need to challenge two thoughts. One is the intelligible differentia and another is the rational relation. Here it was simply challenged by the respondent that it is intelligible differentia not applicable. Another is that there is no break in the credit chain. When a subcontractor is building for a contractor, that is Safari Retreats, and then they are making a mall, which mall will having a rental income, there is no break in the credit chain. Then we need to understand if such credit chain breaks, it is a cascading effect. यहाँ पर दो शब्दों पे और इंसिस्ट किया गया जो बहुत वेग थी. On its own account. I have shown you section 17(5)(d). It says on its own account. Plant and machinery. These all are vague terms. And the respondent said when Shreya single case, any term which is vague needs to be stuck down. Then there is right to avail ITC. It is a statutory right as referred in Union of India versus Bharti Airtel case. Respondent also insisted on two very important terms, that wide latitude should not be equated with the wild latitude. आपको बेनिफिट एनरिच करना है, लॉ की इंटेंशन के फ्रेमवर्क में रहना है, ना कि आपको एक हैरेसमेंट और प्रेसिंग प्रोविजन बनाना है. मोहित मिनरल का केस आप सबने देखा ही था, वो भी रेफर किया गया. और यहां पर एक इंपॉर्टेंट इन लाइन को बनाया गया, दैट इज प्राइमरी कंडीशन फॉर द इनपुट इज द नेक्सस बिटवीन द एसएससीज आईटीसी एंड आउटपुट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज. यहां पर कोरिलेशन नहीं कि ये वाला आईटीसी इस आउटपुट के लिए यूज हुआ है, रैदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ आईटीसी मेरा आउटपुट के लिए यूज हुआ है. यहां पर ऑन इट्स ओन अकाउंट को रिस्पोंडेंट ने कहा शुड बी कंसीडर्ड एंड मीन व्हेन इट इज डन फॉर द पर्सनल यूज. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे जजमेंट रिवॉल्व करी वो ये थी, एंड और जो क्लॉज सी में प्लांट एंड मशीनरी रेफर्ड है और डी में एंड की जगह और लिखा हुआ है, इट चैलेंज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर. They cannot be equated that clause C has a plant and machinery and it should be same read in plant or machinery. And it was totally and bluntly challenged that plant or machinery is not defined anywhere in the law. Now the question comes whether the mall to be treated as plant. What is there on the screen shows that there are two important cases of Intcon Structures Private Limited and Taj Mahal Hotel Secunderabad. It said where the words in statute taxing has to be understood, it has to be understood in the trade parlance or common sense. And whereas in Taj Mahal case, it was clearly mentioned that plant means land, building, machinery, and if the same is essential tool of trade. So now the judgment was somewhere tilting towards making this mall to be considered as plant. Hold on, read the further synopsis and you will understand the beauty of the deliberations. Now the case of Anand Theatres came up where building, if have special features to attract the customers, could be treated as plant, was also challenged. Here the basic line of taxing chain continues was also insisted and pressed upon. There was also a clear mention of 5A
and 5B of Schedule 2, which said renting of immovable property is a service and construction of complex is also a service, except where the completion or first occupation has been done. So here we need to understand the important plea of department as well. Department कहता है ITC is not a fundamental right or the constitutional right. The parliament is entitled to make the policy choices. It insisted that or, which was mentioned in the law, should be read as and. It said clause C and D deals with same subject matter, that is the immovable property. It said that the explanation applies to whole of the chapter 5 and 6. Hence, this explanation of plant and machinery applies to clause D as well. It said अगर प्लांट और मशीनरी बोला जाता और प्लांट एंड और मशीनरी मान लिया जाता और तो 18.6 सेक्शन 16.3 29.5 17.5D पे अप्लाई नहीं हो पाएंगे, यानी कि पूरा लॉ का स्ट्रक्चर हिल जाएगा. फिर डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ली ली और उन्होंने बोला कि अगर आईटीसी लेटस से हम अलाउ कर देते हैं इस पे और आप इसको रेंट पे दिए रखते हैं 5 साल, आप पूरा आईटीसी एग्जॉस्ट कर लेते हैं और फिर आप इसको सेल करते हैं, तो हमारे तो जीएसटी का नुकसान हो गया. वो कहते हैं बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इट इज़ अ सर्विस, बट आफ्टर कंप्लीशन इट इज़ नॉट अ सर्विस. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था पूरे केस का कि क्या स्टैट्यूट हमारा कहता है और हमें कैसे रीड करना होता है स्टैट्यूट को. सर यहाँ पर कुछ इश्यूज रखे गए कंसिडरेशन के लिए कि क्या आपका प्लांट यहाँ पर वर्ड कवर कर लेगा मॉल को, क्या 17.5D C सेक्शन 16.4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. यहाँ पर आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की भी बात की गई कि कैसे स्टैट्यूट को इंटरप्रेट किया जाता है. उसने कहा टैक्सिंग स्टैट्यूट हैज टू बी रेड एज इट इज, there the strict interpretation has to apply, and when there is an absurd result in law, legislation has to step in, judiciary will not step in. If there are multiple interpretations, then the favor of taxpayer has to be done. There is no presumption or no assumption that can be taken. It also said that court cannot import any deficiency. It said nothing unjust for the taxpayer can happen when there is law getting failed. It said it is not a function of a court to compel in physical arena and go further. It said when the word not specified specifically, it has to be understood as per the commercial terms. Now, let us come to the conclusion of this case. It said we have to analyze the various aspects. Now this is what the court has said. It said 17.5D has an exception of personal use and construction as it is setting up for the business. Here I would like to read one thing for you from the judgment. When the three bench court in case of Karnataka Power Corporation said that Anand Theatre case cannot be read broadly. It said that the court has held that in exceptional circumstances the building in which the plant is situated must be distinguished from the plant, like that. It was a 3-bench court. It said Karnataka case that the observation is in our view limited to the buildings that are used for the purpose of hotels or cinema and will not apply otherwise. The question basically is a question of fact, where it is found that as a fact that a building has been so planned and constructed as to serve and assess special technical requirements, it will qualify to be treated as a plant for the purpose of investment allowance. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? In case Anand Theatre case was two honorable judge bench court, whereas the decision of the larger bench in case of Karnataka corporate limits the applicability of decisions to hotels or cinema theatres.
Therefore, the decision of Anand Theatre cannot be applied in considering whether a mall or a warehouse or a building other than hotel or cinema can be treated as a plant. The court has laid down the functionality test. The functionality test here is that the building so is planned and constructed to serve the assessee's special technical requirements. Therefore, in the given case, a building can be treated as a plant which can be excluded from the purview of section 17(5)(d). Herein, a building if qualifies to be a plant, the ITC cannot be disallowed. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस केस को हमें रेफर बैक करना पड़ा टू दी Orissa High Court for just checking whether this subjective building is qualifying the functionality test or not. यहाँ पर कोर्ट ने कहा ITC is a creation of legislator and not your judicial or statutory right. यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि अगर बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ गया और उसके बाद भी आप लीज रेंट लेते हैं पूरा या उससे पहले ले लेते हैं लीज रेंट पूरा, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगा. और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट इक्वल टू प्लांट और मशीनरी, हैंस दिस एक्सप्लेनेशन डू नॉट अप्लाई टू क्लॉज डी. यहाँ पर कोर्ट ने बोला, जब जजमेंट में रेफर किया कि मल्टीपल टाइम्स प्लांट एंड मशीनरी लॉ में लिखा हुआ है, तो अगर लॉ मेकर को 6 साल से ये पेटिशन चल रही है और नहीं पता चला कि ये एक क्लरिकल एरर रह गया है, तो उसको 6 साल से ठीक क्यों नहीं किया गया. हैंस इट इज़ ट्रीटेड लाइक इज इंटेंशनली इनकॉर्पोरेटेड. उन्होंने कहा ताजमहल होटल के केस में एक चीज़ है, वर्ड डिफाइंड शुड बी गिवन अ मीनिंग इन इट्स पॉपुलर सेंस, and the dictionary meaning of plant says land, building, machinery, apparatus, etc. आनंद थिएटर का केस जो रेफर किया गया उसमें बोला गया होटल और सिनेमा पे क्वेश्चन था, और उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन हो कि अगर एक असेसी की नीड्स पे सेटिस्फाई हो जाएं, स्पेशल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो, तो फंक्शनैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करो तो ये शायद प्लांट बन जाता. लेकिन उन्होंने होटल और सिनेमा को डिनाई कर दिया. बट that has to be only restricted to hotel and building or hotel and cinema. Whereas Karnataka Power Corporation के केस में 3 जज बेंच था और उन्होंने बोला फंक्शनैलिटी टेस्ट लाओ, और अगर ये प्लान और कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे है तो इसको प्लान ट्रीट करते हुए ITC अलाउ करो. ITC cannot be enforced, and wherein the conclusion, I should say, if the construction is essential for carrying out the supply, such as renting or leasing, the transaction can be allowed as ITC. यहाँ पर एक और चैलेंज किया गया था और वो था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट ने क्या बोला कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि लॉ मेकर को कुछ वेरीड चीज़ें लानी पड़ती हैं लॉ में, जिसके पीछे एक रैशनल होता है. उस वजह से अगर कोई भी चीज़ ऐसी लाई जाती है तो आपका क्रेडिट वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं कर देता वो प्रोविज़न. कोर्ट कहता है द टेस्ट कुड ओनली बी वन ऑफ द पर्पेबल आर्बिटनेस अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेल्ट नीड्स ऑफ द टाइम्स एंड सोशल एक्सिजेंसीज इन्फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस, एंड कोर्ट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड टू मेक सच कमेंट्स. तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड रहेगा, बट इस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा. अब लोगों के मन में तह तह से सवाल आते हैं कि क्या हमारे को क्रेडिट अलाउ हो गया. सर, अगर फंक्शनैलिटी टेस्ट आपका सेटिस्फाई हो जाता है 100% आपका क्रेडिट अलाउ होगा. ये क्यों रेफ़र बैक किया गया? रेफ़र बैक इसलिए करना पड़ा सर क्योंकि जो केस रेफ़र किया था उन्होंने फंक्शनैलिटी टेस्ट को लेट डाउन किया था. क्या इसको एक ब्लैंकेट चीज़ नहीं कहा जा सकता? सर, ब्लैंकेट इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैटर है ऑन इट्स ओन अकाउंट, और अगर दूसरी वर्ड देखेंगे, आपने देखा था वहाँ लिखा था ऑन इट्स ओन अकाउंट, और दूसरा लिखा है व्हेन सच गुड्स आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब देखिए यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ओन अकाउंट अपने लिए
या एक आपने फैक्ट्री बना दी तो उसके लिए क्रेडिट डिसअलाउड है। लेकिन यहाँ पर आप उस बिल्डिंग को रेंट लीज पे दे रहे हैं तो उसको कार्व आउट करने की कोशिश की है पहले तो। फिर प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी से इक्वेट नहीं किया गया और बोला गया प्लांट कैन ऑल्सो इंक्लूड लैंड। तो इट इज़ अगेन आई वुड से अ लैंडमार्क जजमेंट। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। जब लास्ट में ये बोला, बिल्कुल आप जब लास्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वाइल डिसाइडिंग द केसेस वी कैन नॉट मेक एनी फाइनल एडजुडिकेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर द कंस्ट्रक्शन carried out by the petitioners will have to be decided on merits by applying the functionality test. The issue must be decided in appropriate proceedings where the adjudication can be made on the facts. The petitioners are free to adopt appropriate proceedings. अब देखिए कितना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया और ये बोला कि आपको हर केस को फंक्शनैलिटी टेस्ट सब्जेक्टिवली चेक करना है। ऐसे ही मैं आप सबके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस और जजमेंट्स लाता रहूँगा। कोई इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कभी भी किसी भी समय आप याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।